नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सुधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में हम भारत का संवैधानिक विकास ये टॉपिक शुरू कर चुके थे और भारत के संवैधानिक विकास के तहत हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो विभिन्न एक्ट्स लाए गए उनके बारे में पढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो एक्ट्स आए उनके बारे में पढ़ा और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन क्राउन के समय यानी ब्रिटिश शासन के समय किस प्रकार से कौन कौन से एक्ट लाए गए, कौन कौन से अधिनियम आए, उनका अध्ययन हम शुरू कर चुके थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय फर्स्ट एक्ट कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया ये? 1773 में। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट और ये कब लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, पहली बार अधिनियम लाया गया और इसमें पिट्स इंडिया, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के समय उनके शासन पर प्रतिबंध लाने, जो शासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था ना, उसमें प्रतिबंध लाने के लिए, उसमें उनको यहाँ के शासन में उनके कार्यवाही को रोकने के लिए पहला एक्ट आया 1773 में, सेकंड आया 1784 में। उसके बाद जितने भी एक्ट्स आए उनको चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया। चार्टर एक्ट फर्स्ट, चार्टर एक्ट सेकंड। तो चार्टर एक्ट 1793 में आया। चार्टर एक्ट कब आया? ये 1793 में। फिर चार्टर एक्ट 1830 में और उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 में और चार्टर एक्ट 1853 में। फिर 1857 में 1857 की जो क्रांति थी, उसके बाद 1858 में पहला अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम फर्स्ट। फिर 1861 में जो अधिनियम आया उसमें मुख्य बात यही थी कि जो वाइसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। उसके बाद तीसरा एक्ट आया 18, और भी आए थे लेकिन ये इम्पोर्टेंट थे जो हमने पढ़े हैं 1892 वाले, अधिकांश इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। फिर 1919 का हम पढ़ चुके थे जिसको कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1935 का अधिनियम पढ़ चुके हैं जो कि लघु संवैधानिक अधिनियम इसको हम कह सकते हैं। लगभग 250 संविधान के जो अनुच्छेद हैं इस अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसके बाद अब आता है 1947 का अधिनियम 1949 का। 1949 के अधिनियम को शुरू करते हैं। ये अधिनियम लाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी, क्या कारण था इस अधिनियम को लाने का? इससे पहले जो घटनाएं हुई थोड़ा उनकी तरफ उसको देखेंगे, उन घटनाओं को। फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था यानी पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के मध्य। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच चला। इन्होंने इस युद्ध में तो भारतीयों ने इनका साथ दिया, महात्मा गांधी वगैरह। फिर उनकी युद्ध में साथ देने के कारण उनको जो उपाधियाँ भी मिली। फिर कारण हुआ क्या, ये हिस्ट्री वाला टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये वहाँ पढ़ा जाएगा। लेकिन शॉर्ट रूप में हम इसको देखते हैं कि 1939 में हमारे यहाँ से शुरू होता है। 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें यहाँ के जो नेता थे उन्होंने अपनी सेना या यहाँ से मदद करने से मना कर दिया। अब यहाँ से मना कर दिया तो ब्रिटिश सरकार को तो यहाँ के सैनिकों से इस युद्ध में काफ़ी जीत मिली थी, ठीक है ना। उनके जीतने का एक प्रमुख कारण कि इंडियन जो सैनिक थे वो उन्होंने उनकी मदद से ही जीते थे। लेकिन यहाँ पर जब वो साथ ही नहीं दे रहे तो उनको
प्रलोभन दिया जाए, क्या लोभ दिया जाए। तो इसी कारण से उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेजा 1940 में। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब आया? ये आया 8 अगस्त। ये अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से, 1940 के नाम से जाना जाता है। ये आया 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा, लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा। इस अगस्त प्रस्ताव में मुख्य बात क्या कही उन्होंने कि युद्ध यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें उसकी समाप्ति पर, जब हमारी जीत हो जाएगी तो उसकी समाप्ति पर हम क्या करेंगे। तो इन्होंने अनाउंस किया कि सेकेंड जो वर्ल्ड वार है उस सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को नॉमिनेटिक स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी इसे औपनिवेशिक स्वराज्य की यहाँ पर स्थापना कर दी जाएगी। विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। साम्राज्य की स्थापना औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। कब? जब इस युद्ध में कौन मदद करेंगे? भारतीय। तो इस चीज़ से इसमें और भी प्रावधान हुए थे, मुख्य बात यही कही थी। तो इस अगस्त प्रस्ताव का मुस्लिम लीग ने भी और भारतीय कांग्रेस ने भी विरोध किया। तो इसका भारतीय कांग्रेस यानी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ही, मुस्लिम लीग ने विरोध किया। दोनों ही क्या थे इसके विरोध में, दोनों ने इसका क्या किया? विरोध, यानी इसे स्वीकार नहीं किया उनकी इन बात की। अब उन्होंने कहा कि हमें तो औपनिवेशिक साम्राज्य नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ये बात 1929 में शुरू हो गई थी कि हमें तो अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो इन्होंने इस किसके? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ये जो अगस्त प्रस्ताव आया इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए। और इसके विरोध में इन्होंने एक नई बात, पहली बार क्या शुरू किया? अभी तक तो सत्याग्रह हो रहे थे, लेकिन अब की बार सामूहिक रूप से कर रहे थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी से संबंधित है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार किसने दिया था? तो इसका विचार दिया गांधी जी ने। और कहाँ से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र का एक आश्रम है जिसे हम पवनार आश्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पवनार आश्रम। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो सेकंड सत्याग्रही थे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विचार किसने दिया? गांधी जी ने। कहाँ से शुरू हुआ? पवनार आश्रम से। कहाँ से शुरू हुआ? पवनार आश्रम से। और पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? सेकंड। पंडित सेकंड सत्याग्रही कौन थे? पंडित नेहरू थे। इसके बाद इन्होंने जब इसको विरोध हुआ अगस्त प्रस्ताव का, क्रिप्स मिशन भेजा। क्या भेजा भाई? इसको तो ये मान नहीं रहे, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि क्रिप्स मिशन भारत भेजा। कब आया ये? 1942 में, 1942 में। 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो ब्रिटेन के जो पीएम थे, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। इन्होंने एक सदस्य, क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? मात्र एक सदस्य। तो एक सदस्य वाला ये जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा, और इस एक सदस्य, यही एक ही सदस्य, तो अध्यक्ष भी यही होंगे। तो यही क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? किसकी अध्यक्षता में? तो नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। स्ट्रैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। इनकी अध्यक्षता में इसे भारत भेजा। 23 मार्च 1942 को ये भारत आया। इस क्रिप्स मिशन से बातचीत करने के लिए या वार्तालाप करने के लिए हमारे इधर से, किधर से? कांग्रेस की तरफ से कौन गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इनसे वार्तालाप करने कौन गए? बातचीत करने के लिए किसे चुना? पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मौलाना, ये हमारे स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन से वार्तालाप करने के लिए इन्हें भेजा गया और क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया 30 मार्च 1942 को। इसमें प्रमुख प्रावधान भी किए इन्होंने कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, उस युद्ध के बाद में हम एक संविधान सभा की स्थापना करेंगे, या एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। इन्होंने अपने जो ये इस मिशन के तहत इनका भेजने का ये उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारत के लोगों को संतुष्ट किया जाए और हमारे साथ मिलाया जाए, जो कि ये अपने से असंतुष्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने इसके लिए कुछ लोग लुभावने प्रस्ताव कहते हैं ना, तो कुछ प्रस्ताव रखे, ये करेंगे हम। जैसे अभी चुनाव होते हैं, तो चुनाव में वोटिंग हो, चुनाव के लिए जो नेता खड़े होते हैं, तो अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने लक्ष्य रखते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो इस प्रकार से हम, कांग्रेस इस प्रकार से जनता के लिए ये काम करेगी, या हम ये बिल ले आएंगे, ये अधिनियम बना देंगे, ये नई जनता के हित में नया कार्य करेंगे। बीजेपी अलग कर दी है। अन्य कोई दल होता है तो वो अपने अपने कहते हैं लोगों को लुभाने के लिए होता कितना है हमें भी पता है, लेकिन किस प्रकार से, और जो 100% उनके द्वारा किए गए वादों को अगर पूरा करता है तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि हाँ ठीक है उनके बनने की, क्योंकि दोबारा जब वो चुनने के लिए जनता के बीच में जाते हैं वापस चुनाव के लिए, तो जनता पूछती है, उनसे पूछना भी चाहिए कि पुराने वाले जो वादे थे उनका क्या हुआ। तो ये वही वादे हैं, ये प्रस्ताव है उनके कि हम ये करेंगे। जब क्या था पहला प्रस्ताव कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में एक
संविधान सभा की स्थापना करेंगे। भारत में क्या करेंगे? एक संविधान सभा स्थापित की जाएगी। संविधान, ये चीज़ें इसमें कह रहे हैं, वही चीज़ कहाँ लाएंगे? ये जो 1947 का अधिनियम है ना, इनमें से क्रिप्स मिशन से, उसके बाद जो माउंटबेटन योजना आएगी उससे, इन चीज़ों को लेके वो जो जो इनको ठीक लगेगी, जैसे ये चीज़ यहाँ से ले ली इन्होंने संविधान सभा वाली, ठीक है ना। भारत का एक संविधान भारत में एक अपनी एक संविधान सभा होगी जो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी या संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और क्या कहा इन्होंने? मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली इन्होंने भारत के विभाजन के जो बीज थे यहीं से बोए। अप्रत्यक्ष रूप से भारत विभाजन के बीज बो दिए। ऐसा भारतीय संघ, इन्होंने कहा ऐसा भारतीय संघ की स्थापना करेंगे जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या किया? कांग्रेस ने अस्वीकार। कांग्रेस ने क्या कहा कि हमें तो ये स्वीकार नहीं है, तो कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसे क्या किया? अस्वीकार कर दिया कि हमें ये स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद देखते हैं इस क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ कथन कहे गए, यानी गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा, इसके बारे में उन्होंने अपने क्या विचार रखे। अन्य जो नेता थे जैसे नेहरू जी, इन्होंने इस क्रिप्स मिशन के लिए क्या कथन कहे। गांधी जी कहते हैं क्रिप्स मिशन के लिए ये तो दिवालिया बैंक के नाम चेक है। क्रिप्स मिशन की जो प्रस्ताव है ना, उनके लिए कहा था कि ये क्या है? दिवालिया, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। दिवालिया बैंक के नाम चेक। कौन कहते हैं? गांधी जी। क्रिप्स मिशन 1942 के जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्ताव के लिए कहा कि यह दिवालिया बैंक के, चेक तो दे रहे हो, के नाम चेक है। चेक लेने जाएंगे लेकिन वो तो बैंक क्या हो गया है? दिवालिया हो गया है। पता ही नहीं कि इस युद्ध में आप जीतोगे कि हारोगे, ठीक है ना। और हमें जिस प्रकार के आप कह रहे हो ये आपको मिल जाएगा। तो दिवालिया बैंक के नाम चेक किसने कहा? गांधी जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित, यानी पोस्ट डेट, जिसकी उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा? नेहरू जी ने। इसके बाद पट्टाभी सीतारामैया थे, उन्होंने कहा अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है। अगस्त प्रस्ताव का क्या है? परिवर्तित संस्करण है। दिवालिया बैंक के नाम चेक, ये नेहरू जी ने कहा था। तो उत्तरांकित, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, चेक, ये तो कहा गांधी जी ने। और पोस्ट डेटेड चेक यानी दिवालिया बैंक के नाम, दिवालिया बैंक के नाम चेक, ये किसने कहा? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो अगस्त प्रस्ताव को परिवर्तित रूप दे करके आप हमारे पास लाए हो क्रिप्स मिशन को, ऐसा कौन कहते हैं? पट्टाभी सीतारामैया। पोस्ट डेटेड चेक।
इस मिशन को भी इन्होंने, कौन सा, इनका जो स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन भारत आया, इसको भी कांग्रेस ने इसका भी विरोध कर दिया। अब ये कांग्रेस और सभी जनता कहती है कि भारत छोड़ो, और आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ। इसको ही अगस्त क्रांति कहते हैं। ये जो मैंने आपने 3 चीज़ें बताई थी ना, एक था, देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव, एक आया अगस्त, ये तो क्रांति है। पहला क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। पहला क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। और ये क्या है? अगस्त क्रांति। क्या है ये? अगस्त क्रांति। और एक होती है अगस्त घोषणा। तो प्रस्ताव बाद में लिखेंगे, पहले घोषणा लिख लो, घोषणा। और ये है प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। और फिर आती है अगस्त क्रांति। ये घोषणा किसको कहा गया? जो 20 अगस्त 1917 को जो 1919 का अधिनियम आया ना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड वाला, उस समय उन्होंने कहा कि हम क्रमिक रूप से भारत में क्या करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि हम क्रमिक रूप से, पहली बार घोषणा करी, क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा करते हैं। ये अगस्त घोषणा कहलाई। अगस्त प्रस्ताव आया लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, अभी लाए गए ना अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला, उसी को कहा गया। तो 1940 में, 1940 में, तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव आया, उसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। और ये जो थी 1942 का, 1942 में इन्होंने 9 अगस्त 1942 को जैसे शुरू किया इन्होंने, तो ये क्या कहलाता है? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन ना, इसको कहते हैं अगस्त क्रांति। इन तीनों में कंफ्यूज मत होना, अधिकांशतः ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और इधर की डेट्स इधर कौन सा वाला है, हम कंफ्यूज में गलत कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसका प्रस्ताव पास किया वर्धा में। वर्धा में बैठक हुई और कहा कि प्रस्ताव को पास किया, कहाँ पर? वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा। इस प्रस्ताव को रखा किसने था? तो प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने। समर्थन किसने किया? इसका सबसे पहले समर्थन किया था पटेल ने। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो इसका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया और इसे सबसे पहले स्वीकार हुआ, इस प्रस्ताव को, प्रस्ताव रखा भी तो, और ये भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार कर लिया गया कि हाँ हम इसको शुरू करते हैं। तो ऐसा स्वीकार हुआ मुंबई के ग्वालिका या ग्वालियर टैंक मैदान था वहाँ पे एक, वहाँ पर इसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। और इसको शुरू कर दिया 9 अगस्त 1942 से ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अधिकांश इनकी डेट पूछ ली जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने, कहाँ रखा गया सबसे पहले, इस आंदोलन की ऐसी रूपरेखा वगैरह रखी जाएगी। तो वर्धा में किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, इस प्रकार से होना चाहिए, ये कहा सरदार पटेल ने। और इसको स्वीकार किया गया, इस प्रस्ताव को, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जब अध्यक्षता हो रही थी कांग्रेस की, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम। और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया।
आंदोलन शुरू हो गया। अब वेवल योजना आई कि ये तो कह रहे हैं अंग्रेजों को भारत से जाओ, तो वेवल योजना, ये सब हमारे उस अधिनियम से रिलेटेड है, ये सब बातें वहाँ काम आएगी, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम देख रहे हैं। बाकी ये चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। वेवल योजना आई 14 जनवरी 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, ये घोषणा कही थी वेवल योजना में। वेवल योजना में क्या कहा कि भारतीय क्या करेंगे, स्वयं अपना संविधान बनाएंगे युद्ध की समाप्ति पर। युद्ध की समाप्ति पर भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। भारतीय अपना संविधान, वहाँ तो कहा संविधान सभा बनेगी, फिर यहाँ पे कहा गया संविधान स्वयं बनाएंगे। वेवल योजना में इस प्रकार की घोषणा हुई और बताया गया कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद में जो वाइसराय है वह सैन्य प्रमुख है, इनके अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। जो केंद्र में नई कार्यकारिणी बनेगी उस कार्यकारिणी परिषद में, केंद्र कार्यकारिणी परिषद में, दो चीज़ें इनके पास रख ली इन्होंने। केंद्र कार्यकारिणी परिषद में कौन कौन सी, वाइसराय भारतीय नहीं होगा, वाइसराय अंग्रेजी होगा, ब्रिटिश होगा, और सेना का जो प्रमुख है, जो मेन पद थे, दोनों इन्होंने रख लिए। बाकी आप भारतीयों को ही बनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। सैन्य प्रमुख ये दो कौन होंगे, ये तो ब्रिटिश होंगे, बाकी सभी इनको छोड़ करके, है ना, इनको छोड़ करके अन्य सभी कौन होंगे, भारतीय होंगे। भारतीय, अन्य सभी भारतीय सदस्य होंगे। कहाँ पर, केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में। ये भी वेवल योजना में कहा गया। इन्होंने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को, जो 1942 में शुरू हुआ ना भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जो जितने भी नेता थे उनको हम क्या कर देंगे, उन नेताओं को आज़ाद कर देंगे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं लगाया जाएगा। किसमें कहा गया, इस योजना के तहत। और एक इसके वेवल योजना के बाद एक शिमला सम्मेलन होगा जिसमें सभी दलों की बैठकें हुई। इस प्रकार की इसमें घोषणाएं की गई। इसके बाद में कैबिनेट मिशन कब आया, ये 1946 में। कैबिनेट मिशन जब भारत भेजा गया तब ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट एटली, सर क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के से रिलेटेड थे। तो ब्रिटिश पीएम कौन थे उस समय, ब्रिटिश पीएम थे सर क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी से रिलेटेड है, लेबर पार्टी। इन्होंने 3 सदस्य, कितने, 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा, क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे तो इसको 3 सदस्यीय मिशन भी कहा जाता है। अब 3 सदस्य कौन कौन थे भाई, तो 3 सदस्य थे इसमें स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स मिशन के था, ये तो उन्हीं को ही भेजा गया दोबारा भी। और क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये भारत सचिव थे, भारत सचिव, और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और ये नौसेना प्रमुख कौन थे, एबी अलेक्जेंडर।
नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख। तो कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? एक तो है लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, दूसरे हैं भारत सचिव, ये लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस जो कि भारत सचिव हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख है। इन तीनों ही सदस्यों किसकी अध्यक्षता में? तो इसके अध्यक्ष तो हैं लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? इसको मिशन को भारत भेजा गया। तो ये भी देख लो, अध्यक्ष, अध्यक्ष ध्यान रखना, इन्हीं को अध्यक्ष कहेंगे इनका। तो अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, यही इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। अब इस मिशन ने किस प्रकार से अपने क्या क्या प्रस्ताव रखे, अपनी क्या योजना थी वो प्रस्तुत करी, उसको देखते हैं। इसको अभी 24 जुलाई था, 24 जुलाई लगभग डेट है। भारत 24 जुलाई नहीं, 24 मार्च, हाँ जुलाई मार्च में आ गया था। 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। इन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा का गठन हेतु इन्होंने योजना प्रस्तुत करी 16 मई 1946 को, ठीक है। और जुलाई में इन्होंने निर्वाचन संविधान सभा का इन्होंने करवा दिया था, जिसमें कि 395 सदस्य थे। तो इन्होंने कहा ना कि इसका निर्माण पहले वाली में कि संविधान सभा होगी, संविधान भारतीय ही उसका निर्माण करेंगे, ये बात इनके चल रही थी। तभी इन्होंने कहा एक अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम, इस योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन, और वह कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को। इस अंतरिम सरकार के निर्वाचन हुए, ठीक है, चुनाव हुए, और निर्वाचन द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण हुआ वो हुआ लगभग जुलाई 1946 में ही। निर्वाचित संविधान सभा बनी और संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा, संविधान सभा में सदस्य चुने गए निर्वाचन द्वारा। कितने सदस्य चुने गए? 395। इन्होंने संख्या बता दी थी इतने सदस्य होंगे ये। और इसमें हमारे यहाँ पर उस समय प्रांत थे, देशी रियासतें थी और चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो 292 यानी 292, 93 और 4, वहाँ से तीनों ही सदस्य चुन करके आए। 292 तो क्या थी? ब्रिटिश प्रांत थे, यहाँ से चुन करके आए। देसी रियासतों से आए 93 और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। इस कैबिनेट मिशन का विरोध कर दिया मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। क्योंकि यहाँ पर चुनाव में इनकी संख्या, इनके जीतने वाले सदस्यों की संख्या इनकी बहुत ही कम थी अकॉर्डिंग अन्य सदस्यों के। तो इसने, मुस्लिम लीग ने इनका विरोध किया। 5 सदस्य अंतरिम सरकार में इनकी तरफ से शामिल किए गए। एटली ने घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1948 तक भारत को, भारतीयों को, मतलब भारत के संविधान के जो सदस्य हैं इन सभी को, भारतीयों को भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी। तो एटली का घोषणा पत्र भी आया, तो उसको हम कहेंगे एटली ने घोषणा कर दी। कब? 20 फरवरी को तो घोषणा करी इन्होंने, 1949 को घोषणा करी
कि हम 30 जून तक, कब तक, तारीख बता दी, 48 तक भारतीयों को भारतीय सत्ता दे दी जाएगी। भारतीयों को भारतीय सत्ता दे दी जाएगी, ऐसी घोषणा कर दी गई। किनके द्वारा? एटली के द्वारा। इसके बाद 1947 में 3 जून 1900 इन्होंने, इससे कैबिनेट मिशन का विरोध हो गया, तो अब माउंटबेटन योजना भेजी गई। बस भारत की आज़ादी का प्रावधान यहीं से है, माउंटबेटन योजना। कब आई ये? 1900, तो 3 जून थी, 3 जून 1947 को कौन आया? माउंटबेटन आया योजना लेके अपनी। वही वहाँ के पीएम कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम इस समय भी एटली ही थे, लेबर पार्टी के। इन्होंने बताया आपको भी मैंने कि 20 फरवरी को घोषणा करी कि 30 जून तक हम क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, भारतीयों को भारतीयों की सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है ना। सत्ता हस्तांतरण के उद्देश्य से ही इसको भेजा गया था। क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था इसको आने का, तो भेजने का, सत्ता स्थानांतरण। भारतीयों को भारतीयों की सत्ता दे दी जाएगी। जेबी कृपलानी ने 14 जून 1949 को दिल्ली में बैठक लेकर के योजना पर, ये जो योजना थी ना, इस योजना पर विचार किया। योजना पर विचार कहाँ किया गया? इनकी द्वारा जो बताया गया ना, इस तारीख को हम इस प्रकार से हम स्वतंत्र कर देंगे, तो इस योजना पर विचार हेतु जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में दिल्ली में, कहाँ पर बैठक हुई? दिल्ली में बैठक हुई और वहाँ पर इस पर विचार किया गया। ठीक है। और इस बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा चौधरी मितवानी आदि, सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना हफीजुर रहमान, इन सभी ने इस भारत विभाजन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी बैठक में क्या किया? भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा और भारत विभाजन के प्रस्ताव मांग तो कर ही रही थी मुस्लिम लीग। इन्होंने भी कहा कि ठीक है, इस प्रस्ताव को, इसके साथ ही ये हमें आज़ादी देंगे, तो इस प्रस्ताव को रखते हैं। लेकिन कई नेताओं ने इसका विरोध किया। विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना कलाम, अब्दुल कलाम और सरदार पटेल ने कहा ठीक है, इस प्रकार से आप हमें सत्ता देते हो और वो लोग अलग होना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है भारत शासन अधिनियम, या अंतिम अधिनियम इनका कहेंगे। ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसको हम कह सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। किसी अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी देश को, किसी राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली थी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम कब आया? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया इसे, और प्रस्तुत करने के बाद सभी ने इतना फास्ट इसे स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत किया और स्वीकृति इसे मिली, स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई को सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। भारत का जो सम्राट शब्द था अब समाप्त हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत 3 परिवर्तन हुए। संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गया। संविधान सभा
एक विधायिका भी बन गई। और विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य के हट जाने के बाद अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। तो अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई, संविधान सभा के सदस्य रह जाएंगे 299, यानी 227 तो क्या होंगे, सॉरी 229 तो होंगे देसी ब्रिटिश प्रांतों से और देसी रियासतों से होंगे 70, देसी रियासतों से और ब्रिटिश प्रांत। इस प्रकार से इनका विभाजन हो गया सीटों का भी। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 से भारत व पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान क्या होंगे, दो एक अधिराज्यों की स्थापना की। 15 अगस्त 1947 के बाद से क्या होगा, उस दिन से भारत और पाकिस्तान दो क्या होंगे, अधिराज्य। अभी तक अधिराज्य का, ब्रिटिश जब तक साम्राज्य के अधीन ही रहेंगे तो अधिराज्य होंगे। इसके लिए इन्होंने कहा कि एक गवर्नर जनरल होगा, जो वाइसराय था उसको क्या कह दिया, गवर्नर जनरल, और एक पीएम होगा यानी प्रधानमंत्री होगा, इनकी नियुक्ति करके जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी पाकिस्तान का भी एक गवर्नर जनरल और वहाँ का पीएम होगा। तो पहले गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया, इसके बाद माउंट बेटन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया, पीएम। वहीं पाकिस्तान में भी वहाँ के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद या मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और पीएम बने थे लियाकत अली। कौन बने, लियाकत अली। इनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। अधिराज्य बना दिए, भारत और पाकिस्तान बनेंगे। इसमें बताया इनकी सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, किस प्रकार से ये जो सीमा का निर्धारण करने के लिए इंजीनियर थे, क्या नाम था उनका, सीमा का निर्धारण करने हेतु एक आयोग गठित हुआ और इसकी किसके, सर रेडक्लिफ नाम के इंजीनियर अध्यक्षता में, वही करेंगे सीमा का निर्धारण। तो उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया इसको, सर रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ के नाम से इसको इसीलिए कहा जाता है ना। तो उस आयोग के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ ही थे, इन्होंने ही सीमा का निर्धारण किया था। 1946 में जो संविधान सभा बनी उसी को कह दिया गया कि अब क्या हो जाएगी, भारत की अंतरिम सरकार के रूप में से स्वीकार कर लेंगे। और 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 के बीच राजनीतिक, अभी तक तो पूर्ण नहीं कहा, औपनिवेशिक राज्य का ही था इसको दर्जा, किसे, भारत को और पाकिस्तान को। अभी तो हमें केवल स्वतंत्रता मिली, लेकिन 26 जनवरी को जब हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया तब तक ये औपनिवेशिक, राजनीतिक रूप से क्या था ये, औपनिवेशिक राज्य। इसके बाद हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे, हमारा खुद का संविधान बन गया था। तो ये हमने अधिनियम देखे। इसके बाद अगली वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत किस प्रकार से 1885 से 1947 के बीच कौन कौन से कांग्रेस के अधिनियम हुए हैं, कांग्रेस की स्थापना और उनके अधिनियम ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, कैसे उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, किन किन सदस्यों ने मिलकर
पहली बार उन पर हस्ताक्षर किए, इस क्लास को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।